हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टील स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्टील स्ट्रक्चर में हम लोगों ने संपीड़न उपांग के बारे में पढ़ा है। अब संपीड़न उपांग के जो अभिकल्पन होते हैं उसके बारे में आज डिस्कशन होगा। तो शुरू करते हैं। इसके कुछ स्टेप हैं, उसी स्टेप को आपको फॉलो करते हुए जाना है। उस स्टेप के अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि पहले स्टेप में आपको खंड का प्रतिबल लंबाई के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, उसका लैम्डा फाइंड आउट करते हैं। लैम्डा का मतलब तन्यता अनुपात। अगर आपका कोणीय खंड है तो उसके लिए तन्यता अनुपात हमारा क्या होता है, अगर तन्यता अनुपात 100 होगा और सिग्मा AC प्रतिबल जो होगा उसका मान 80 हो जाएगा। RSJ अगर खंड है तो उसके लिए हमारा जो प्रतिबल है, प्रतिबल यहाँ हम लोग प्रतिबल को दिखाते हैं सिग्मा AC से। ठीक है, जो प्रतिबल होता है संपीड़न उपांग का वो इतना होता है। और इनके जो लैम्डा का मान होता है, लैम्डा का मतलब तन्यता अनुपात, उसका फार्मूला क्या होता है, प्रभावी लंबाई बटे न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। उसका मान जो है 80 होगा। संगठित खंड के लिए क्या होगा, 140 मेगापास्कल क्या होगा, प्रतिबल होगा और लैम्डा का मान 40 होगा। दूसरा स्टेप क्या आता है, इतना करने के बाद ये तो हमारा एक क्या है, एक इसके अकॉर्डिंग हमने एज्यूम किया है क्या, सिग्मा AC प्रतिबल। अब इस प्रतिबल के लिए कितना क्षेत्रफल जरूरी है वो कितना हो जाएगा, जो आपको बल दिया रहे, अक्षीय बल जो दिया रहेगा अपॉन संभावित जो प्रतिबल आपने माना है वो, क्योंकि ये संभावित ही है ना, ये इसको आपने एज्यूम ही किया है। अब क्या करना है, इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, स्टील टेबल से अपना चयन खंड करेंगे। उसका हम लोग क्या करेंगे, परिभ्रमण त्रिज्या निकालेंगे, प्रभावी लंबाई बटे संभावित तन्यता अनुपात। ठीक है, उससे क्या करेंगे, तन्यता अनुपात निकालेंगे। फिर अगर एक खंड की अगर बात हुई तो एक खंड के लिए हम लोग ऐसा काम करेंगे। अगर दो खंड है, दो खंड की बात हो गई तो क्या करेंगे, ऐसे खंडों का चयन क्षेत्रफल और इसके न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या के, क्योंकि स्टील टेबल में आपको न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या भी दी रहती है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों चीज़ें निकाल लेंगे। अगर दो खंड हैं तो एक खंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, केवल हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ से तन्यता, ये क्या करेंगे, आवश्यक परिभ्रमण त्रिज्या हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी करते हैं, क्वेश्चन बाद में पता लगेगा। तीसरा स्टेप क्या आता है कि अगर एक कोणीय खंड है तो हम उसको कैसा मानेंगे कि समभुजीय कोणीय खंड होगा। ठीक है, कोशिश यही करेंगे कि समभुजीय हो। अगर दो कोणीय खंड की बात होगी तो हम उसको मान के चलेंगे कि असमभुजीय होगा। ठीक है, और लंबी वाली टांग ही क्या होगी, जुड़ी होगी गसेट प्लेट से। ये अगर गसेट प्लेट है, तो उससे जो टांग जुड़ी होती है ये क्या होगी, लंबी वाली टांग ही यहाँ रिविट लगाएंगे आप, तो ये वाली भुजा जो होगी वो लंबी वाली ही इसके साथ जुड़ेगी, वही कह रहा है ये। अगला स्टेप क्या है, चरण 4 क्या कह रहा है कि इसके बाद हम लोग न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या फाइंड आउट करते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, √I मिनिमम अपॉन A, जड़त्वाघूर्ण बटे कुल क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल है। ठीक है, A। इसके बाद लास्ट स्टेप है तन्यता अनुपात, जो कि होता है प्रभावी लंबाई बटे न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, और इसका मान जो होता है वो कितना होता है, 180 से हमारा कम होना चाहिए, तो हमें पता है। ठीक है, इसको आप चेक करेंगे कि 180 से ज़्यादा तो नहीं है ये। ठीक है, ये आपके कुछ स्टेप हैं, इसमें और भी कुछ स्टेप हैं, उसको भी देखते हैं। अगला स्टेप क्या है कि FY के लिए हम लोग अनुज्ञेय प्रतिबल ज्ञात करते हैं। प्रतिबल हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला, सिग्मा AC बराबर 0.6 FCC FY अपॉन FCC की पावर n प्लस FY की पावर n होल की पावर 1 अपॉन n। ठीक है, जहाँ n आपका 1.4 है। FCC का फार्मूला क्या होगा, पाई स्क्वायर E अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक फार्मूला है, इससे भी आप निकाल सकते हो। नहीं तो मैंने अभी क्या है, दोनों मेथड आपको बता दिया है कि टेबल से कैसे निकालना है और इस फार्मूले से कैसे निकालना है। ठीक है, जो आपको आसान लगे उसी से आप लोग अडॉप्ट करिएगा, उसी मेथड को।
ठीक, अगला क्या है, चरण 7 आपका। इसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, जब हमारा प्रतिबल पता लग जाएगा तो उसके बाद प्रतिबल और संपूर्ण क्षेत्रफल को गुणा करेंगे तो हमारा सामर्थ्य आ जाएगा। क्वेश्चन में जो लोड दिया रहेगा उससे आपका सामर्थ्य हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान ली कहा जाए आपसे कि आप एक स्टील स्ट्रक्चर बनाइए, आप एक संपीड़न उपांग बनाइए जो इतना भार सह सके, जो 100 किलो न्यूटन का भार सह सके, ठीक है। तो आपने बनाया उसको, तो बनाने के बाद हम लोग फार्मूले में देखें कि वो 80 किलो न्यूटन का ही इसकी सामर्थ्य आ रही थी। इसका मतलब क्या हुआ, तो वो अगर ऐसे स्ट्रक्चर को आप बनाएंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि टूट जाएगा जल्दी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे सामर्थ्य का बनाना है कि जितना उस पर लोड आ रहा है उससे ज़्यादा आपका सामर्थ्यवान होना चाहिए, ठीक। इसके बाद कुछ आबद्ध रिविट होते हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। इसका ज़्यादा वैसे यूज नहीं है। तो IS 800/1984 आपका कहता है क्या, दो खंडों में रिविट का तन्यता अनुपात हमेशा 40 से ज़्यादा होना चाहिए। जो रिविट की बात हो रही है वहाँ, आबद्ध रिविट जो लगेंगे यहाँ, ये मान संपूर्ण खंड के तन्यता अनुपात के 0.6 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके बुक में लिखी हुई हैं, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। अगर उपांग आपका मोटाई 10 mm है तो हम लोग न्यूनतम रिविट 16 mm लेते हैं। 10 mm से 16 mm है तो 20 mm लेंगे, 16 mm से अधिक है तो 22 mm तक ले सकते हैं। बैटर्न लगे संपीड़नों में रिविट का व्यास, ये सब जो व्यास दिए गए हैं वो किसके लिए है, बैटर्न। अभी आगे हम पढ़ेंगे बैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे चरण हो गए। इस चरण पे हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जल्दी से। न्यूमेरिकल क्या कहता है, एक छत के स्ट्रट के लिए एक कोणीय खंड का विकल्पन कीजिए यदि इस पर 97 किलो न्यूटन का अक्षीय भार आ रहा है। 97-98 कर लीजिए इसको, ठीक है। 98 किलो न्यूटन का अक्षीय भार आ रहा है तो इसकी लंबाई 2.1 मीटर है। इसकी लंबाई इतनी दी गई आपको। स्ट्रट एक असतत है, मतलब अनइक्वल खंड आपको लेना है। यदि सिरों पर 2-2 रिविट लगे हों, अगर सिरों पर क्या होगा, 2-2 रिविट लगा होगा तो क्या करना है आपको, हमने इससे पहले आपको बताया है क्या, संपीड़न उपांग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इससे एक टेबल को पढ़ा था, ठीक है। यहाँ बात क्या हो रही है, असतत खंड है, एक कोणीय खंड है, वही कह रहा है ना, एक कोणीय खंड है और खंड कैसा है, असतत है। तो एक कोणीय खंड है, असतत है, और रिविट कितने लगे हैं, 2 रिविट लगे हैं। उसके लिए जो हमारी प्रभावी लंबाई होती है वो कितनी होगी, 0.85 L। ये टेबल हमने आपको भेज दिया है। अगर आप लोग इसको नहीं पता है, संपीड़न उपांग का जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में ये PDF मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप लोग ले सकते हो। तो अभी क्या है, 2 रिविट लगा है तो इसलिए प्रभावी लंबाई 0.85 L हो जाएगी। इसको आपको इतना मीटर दिया हुआ, इससे गुणा करेंगे L बराबर 1785 mm हो जाएगा, ठीक है। तब अगला स्टेप क्या आता है, पहला स्टेप क्या है आपका, आप लोग का प्रतिबल जो होगा कितना होगा, प्रतिबल देखिए यहाँ क्या बात हो रही है, कोणीय खंड की बात हो रही। तो कोणीय खंड के लिए प्रतिबल कितना होगा, 80 होगा, और तन्यता अनुपात कितना होगा, 100 होगा। तो हमारा जो क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, हम लोग डायरेक्ट दूसरे स्टेप पे आ गए हैं। तो आवश्यक क्षेत्रफल कितना होगा, भार जो दिया है और जो प्रतिबल आएगा। तो भार आपका कितना है, 98 किलो न्यूटन है, ठीक है। 98 98 इंटू किलो न्यूटन में दिया, इसलिए न्यूटन बदल के आप प्रतिबल कितना आएगा, प्रतिबल आपको मालूम कोणीय खंड है तो 80 आएगा। तो 80 से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो 1212.5 mm² आ जाएगा। अगला क्या करना है आपको, अगला स्टेप है आपका, ये तो आपको मालूम चल गया। अब परिभ्रमण त्रिज्या निकालनी, एक कोणीय खंड है ना, एक खंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, आवश्यक परिभ्रमण त्रिज्या निकालेंगे, प्रभावी लंबाई बटे संभावित तन्यता अनुपात। प्रभावी लंबाई आपको दिया है 1785, लैम्डा का मान कितना होगा, 100 होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोणीय खंड के लिए सिग्मा AC इतना होगा और लैम्डा आपका 100 होगा, ठीक। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इस क्षेत्रफल और इस परिभ्रमण त्रिज्या के लिए अपना स्टील टेबल ओपन करते हैं और कौन सा खंड देखेंगे, असतत, ठीक है। असतत देखते हैं,
असतत ये आपका क्या है, ये आपका इक्वल है, ठीक है। अनइक्वल ये है। अनइक्वल में आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है 1212.5 mm² का क्षेत्रफल कहाँ है। तो सेक्शनल एरिया का ये कॉलम है, ठीक है। तो ये कॉलम आपका क्या है, सेक्शनल एरिया का है। इसके बाद देखिए 1212 कहीं लिखा हुआ है, 1202 लिखा हुआ है, ठीक। लेकिन आपको लेना हमेशा ज़्यादा है। एक चीज़ ज़्यादा लेंगे, एक कम लेंगे, तभी बैलेंस होगा। अगर आपको देखिए न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या या आवश्यक क्षेत्रफल, दोनों में से एक चीज़ ज़्यादा लेना, एक कम लेना, दोनों ज़्यादा मत लीजिएगा, नहीं सेक्शन गड़बड़ हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो 1212 आपको दिख रहा होगा कहीं, ठीक है। यहाँ देखिए 1257 के करीब दिखा हमें। तो ये खंड कौन सा है, 100 × 65 × 8, 100 × 65 का खंड है, और ये 8 mm इसका मोटाई हो गया। इस पर क्षेत्रफल आपका इतना है, लेकिन परिभ्रमण त्रिज्या कितनी है इस पर, इस क्षेत्रफल पर परिभ्रमण त्रिज्या आपकी दी गई है 13.9 RVV। सबसे मिनिमम लेते हैं, इसमें मिनिमम देख रहे होंगे, सबसे कम यही होगा मिनिमम। तो आप लोग देख रहे हो 1257 इतना ये क्षेत्रफल आ गया, और ये इसका न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या आ गई। इसके बाद अगला स्टेप क्या है आपका, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या निकालने के बाद तनुता अनुपात निकालेंगे। तनुता अनुपात हम लोग देख रहे हैं कि 128.4 आ रहा है। RVV से हम लोग इसको डिवाइड कर दिए हैं, L/R करेंगे ना, L का मतलब 1785, R का मतलब 13.9। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ क्षेत्रफल आपका इतना है, तो हमने क्षेत्रफल ज़्यादा लिया है, और तनुता अनुपात हमारा 17 आया, तो इसलिए हमने एक को कम लेना है, एक को ज़्यादा लेना है, ठीक है। अभी देखते हैं अब हमारा ये खंड सुरक्षित होता है कि नहीं। तो फिर क्या करना है, हम लोग तनुता अनुपात निकाले, 180 आ रहा है ये। हम लोग स्टील टेबल से इसकी डिज़ाइन के लिए स्टील टेबल से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हमारा आ रहा है 128.4, तो इसका मान 120 और 130 के बीच में होगा। तो लैम्डा जहाँ 120 है, उस पर सिग्मा AC का मान जो करेक्शन फैक्टर है वो कितना होगा, देखिए यहाँ ज़रा इस टेबल पर हैं हम लोग। तो 120 पर, और फिर 250 पे लेना है आपको। 120 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.403, और 130 पे कितनी आ रही है, 0.356, ठीक है। 0.403, 0.356 करें। आपको अब क्या करना है, सिंपल क्या फार्मूला लगाना है, इंटरपोलेशन मेथड, y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 × x - x1। इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सिग्मा AC डैश, तो वो कितना आ रहा है, 0.363, ठीक है। उसको क्या करना है, 0.6 FY से गुणा करना है इसको। सिग्मा AC डैश को किससे गुणा करना है, 0.6 FY से, ठीक। क्योंकि हमने अभी बताया ना, यही फार्मूला 0.6 FY से इसमें गुणा करना पड़ेगा आपको। तो उसको गुणा किया हमने, तो ये आ रहा है 54.5 Nm/m²। अब क्या करना है, सामर्थ्य निकालना है, क्योंकि लास्ट स्टेप तो आपका यही है ना, सामर्थ्य बराबर प्रतिबल और संपूर्ण क्षेत्रफल जो आया है वो। संपूर्ण क्षेत्रफल आपको 1257 आया है, प्रतिबल आपका इतना आया है। तो खंड आपका देख रहे होंगे आप लोग, संपूर्ण क्षेत्रफल आपका कितना है, इतना है, सामर्थ्य आपकी कितनी है, तो सामर्थ्य आ रहा है 68.5। ये छोटा है किससे, 98 से। 98 क्या है आपका, ये भार है, इसलिए खंड आपका क्या है, असुरक्षित है। हम लोग इसको रीडिज़ाइन करेंगे, फिर से डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो फिर से डिज़ाइन जब करेंगे, पुनः विकल्पन जब करेंगे, तो क्या होगा, देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, फिर से अपना खंड मानेंगे। खंड में क्या करना है, जिसका क्षेत्रफल अब इससे ज़्यादा लेना है, इससे ज़्यादा का क्षेत्रफल लेना है, और परिभ्रमण त्रिज्या भी क्या हो, ज़्यादा हो। तो हम बात करते हैं, परिभ्रमण त्रिज्या आपकी 17 के करीब आ रही है, तो हम लोग क्या करें, 13.9 लिए थे। अब क्या करना है आपको, थोड़ा ज़्यादा लीजिए, ये 20 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या हम 16 लेते हैं। तो 16 वाले पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये तो 11.66 है, ये क्या है 15.38। तो हम क्या करते हैं, 125 × 75 × 8 mm का खंड लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल इतना है, और इसकी परिभ्रमण त्रिज्या जो है वो कितनी है, 16.1 है, ठीक है। तो 16.1 क्या है हमारी परिभ्रमण त्रिज्या आई कितनी थी, 17 कुछ आई थी। ये छोटा है, ये ज़्यादा है, इसका मतलब चीज़ें बैलेंस हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अगला स्टेप क्या है कि लैम्डा निकालेंगे, L बराबर R, तो वो 110 आ रहा है। आप क्या करोगे, सिंपल अभी जो हम लोगों ने टेबल देखी थी इसी टेबल से फिर हम लोग को काम आएगा। क्या काम आ रहा है कि 110 पे इसका मान कितना है, 0.458 है। ठीक है, 110 पे इसका मान है 0.458, तो 0.458 है ये। अब 0.6 FY से हम इसको गुणा करेंगे। FY की वैल्यू 250 होती है, यह आया 68.7 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये सिग्मा AC आया है। ठीक है, सिग्मा AC ये आ गया। अब इसको हम लोग क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे, ये आ रहा है 105.67, जो कि 98 से ज़्यादा है, इसलिए खंड आपका सुरक्षित होगा। अब सुरक्षित कैसे हुआ, क्योंकि ये दिया गया भार है और इतनी सामर्थ्य ये आपका जोड़ सह सकता है, इसलिए ये सुरक्षित है। इसके बाद कुछ चीज़ें और आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। जालक छड़ें क्या होती हैं, जालक छड़ें आप लोग रेलवे स्टेशन वगैरह पे देखे होंगे कि 2 पिलर हैं, उनको जोड़ने के लिए ऐसे ऐसे इंक्लाइंड पट्टियाँ लगाई जाती हैं। 2 कॉलम हैं, ठीक है, ये दोनों कॉलम हैं, इनको जोड़ने के लिए, ये दोनों पिलर हैं, इनको जोड़ने के लिए ऐसे लैसिंग इसको कहते हैं, लैसिंग कहते हैं या जालक छड़ें कहते हैं, इस तरह से ड्रॉइड की जाती हैं। और इनका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 40 से 70 डिग्री के बीच में होता है। इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। और डी क्या होता है, एक लैसिंग से दूसरे लैसिंग के बीच की दूरी, स्पेसिंग बिटवीन लैसिंग बार। ठीक है, और अगर बल निकालना हो, आपको बल निकालना हो कितना बल ये सह रहा है, तो क्या निकालेंगे, F बराबर S/N sin थीटा। S का मान कितना होगा, S क्या होता है, शियर फोर्स, अपरूपण बल। ठीक है, N क्या है, जालक की संख्या। जालक में ऐसे जो इंक्लाइंड जालक हैं ये आपके पार्श्व, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या हो गई। और अपरूपण बल थीटा आपको मालूम है कि ये एंगल होगा। और ये क्या है, डबल लैसिंग है, इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है, इसलिए क्या है, डबल लैसिंग होगा। अगर एक ही साइड होगा तो सिंगल लैसिंग कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात जालक की हो गई। इसके बाद एक चीज़ और है, इसको भी देख लीजिए फिर आज का काम ख़त्म हो। क्या है, बैटर्न पद्धति। बैटर्न अभी हम नाम आया था इससे पहले भी। ठीक है, बैटर्न, ये देखिए बैटर्न लगे सब वीडियो, तो बैटर्न का नाम आया था, इसलिए बैटर्न के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ अभी क्या था, इससे पहले 2 पिलर थे आपके लोगों ने, उनको इंक्लाइन बार से जोड़ा था। यहाँ क्या है, स्ट्रेट बार से जोड़ना है केवल, बस इतना ही अंतर है। ये 2 पिलर हैं, इनको आपने क्या किया, एक पट्टी से जोड़ा है, एक पट्टी से ऐसे जोड़ा है। यहाँ क्या किया, रिवेटिंग लगाई गई है, ये रिवेटिंग लगाई गई है। जहाँ जितनी दूर में रिवेटिंग लगाई गई होगी वो क्या होगा, स्मॉल डी होगा। और पट्टी की टोटल चौड़ाई जो होगी वो क्या होगी, कैपिटल डी होगी। एक पिलर में जहाँ रिवेटिंग लगाई गई है एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच की दूरी हमारी L1 है। पिलर के सेंटर से दूसरे पिलर के सेंटर के बीच की दूरी क्या है, A है। इस पिलर की क्या है, चौड़ाई कितनी है, B है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बैटर्न होता क्या है, स्तंभ के घटकों को आपस में बैटर्न पद्धति द्वारा रिवेट या बेल्ट की सहायता से जोड़ा जाता है। इनको आपस में जोड़ा जाता है जिससे ये मजबूती से रुके रहें। ठीक है, जो डी का मान होगा, स्मॉल डी का जो मान होगा, सिरा बैटर्न, सिरा मतलब ऊपर के जो बैटर्न हो गए उनके लिए, डी का जो मान है वो क्या होना, छोटा नहीं होना चाहिए ए से। डी का जो मान है, डी का मतलब इस जहाँ तक हम लोग रिविट लगा रहे हैं वो आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, क्योंकि ऊपर आपका लोड भी ज़्यादा आता है। इस ए से, ए आपका ये है, एक पिलर के सेंटर से दूसरे पिलर के सेंटर के बीच की दूरी ए हो गई, और ये डी हो गया, तो ये आपका ज़्यादा होना चाहिए। डी इज लेस देन और नॉट लेस देन ए, ये ऊपर वाले बैटर्न। मध्यवर्ती के लिए क्या होना चाहिए, 3/4 ए से क्या होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। मध्यवर्ती का मतलब मीडियम मैन, जो बीच में सेंटर में आपके लगते हैं। और जो डी का मान है वो क्या होना चाहिए, कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए, किससे, 2B से। जो 2B है उससे डी का मान छोटा नहीं। आप लोग देखते होंगे रिवेटिंग बहुत लगाई जाती है तभी ये स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। बैटर्न प्लेट की मोटाई, जो ये पट्टी लगी हुई है इस कितनी मोटाई होगी, वो क्या होगी, L1/50 से छोटी नहीं होनी चाहिए। L1 क्या है, L1 आपका
एक रिविट के किनारे से दूसरे रिविट के किनारे के बीच की दूरी है। ये दो आपके पिलर होंगे, उनमें इधर किनारे रिविट लगा होगा, इधर किनारे रिविट इधर लगा होगा, तो दोनों किनारों के बीच की दूरी आपकी L1 है, इसके बट L1/50 से छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग बीम के बारे में पढ़ेंगे आगे। जो लोग चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लोगों को जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। और इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।